Hello guys, welcome back to our channel part 7 of Rebirth of Innocent Girl. Chapter 61 बर्थडे पार्टी और रोमांटिक। तेजवीर अपनी एक उंगलियों से ऊपर देखने का इशारा किया। जैसे ही बानी ऊपर आसमान में देखा पहले तो उसे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन अगले ही पल धीरे धीरे करके उसके आंखों के सामने हैप्पी बर्थडे बानी शाइनिंग लाइट से दिखाई देने लगी। ये देख बानी एकदम से हैरान हो गई। खुद बानी को पता ही नहीं चला कि आज उसका बर्थडे है। अपनी सिर नीचे झुका ली। उसे ऐसा करता देख तेजवीर को एक पल के लिए लगा कि ये सरप्राइज़ बानी को पसंद नहीं आया। उसने बानी के कंधे पर रात रखते हुए उसका नाम पुकारा, बानी। अभी भी बानी अपना सिर नीचे करके ही खड़ी थी। तेजवीर उसके सामने खड़े होकर उसका सिर ऊपर किया तो देखा कि बानी के आंखों में आंसू भर आए थे। ये देख तेजवीर की भौहें तन गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बानी को हुआ क्या है जो उसके आंखों में आंसू हैं। उसने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो मुझे बताओ बानी, तुम रो क्यों रही हो? ये सुन बानी जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता था कि आज मेरा बर्थडे है। मैं तो हमेशा की तरह भूल ही गई थी। ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है जो ऐसे मना रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच में है या कोई सपना। बानी को याद था कि उसका जन्मदिन कभी नहीं बनाई थी, ना ही पिछले जन्म में और ना ही इस जन्म के अभी तक। आज अचानक 18वीं का जन्मदिन पर इतना बड़ा सरप्राइज उसे मिलेगा ये कभी नहीं सोची थी। सच्चाई ये थी कि पिछले जन्म में इस समय एक नौकरों की तरह पिया और तेजवीर की शादी की तैयारी करने में लगी हुई थी। इसके चक्कर में वो ये भी भूल गई थी कि आज उसका 18वीं का जन्मदिन है। ये सभी बातें याद आते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। बानी की बात सुनकर तेजवीर उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों तो आज ही पहली बार मिले हैं, तो हर साल तुम्हारा बर्थडे होगा। बानी भी तेजवीर के कमर पर अपना दोनों हाथ घेरा बना लिया। ये देख तेजवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तेजवीर को भी अच्छे से जानता था कि बानी अभी तक एक भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की है, और साथ ही तेज अभी तक ये भी जान गया था कि कश्यप परिवार बानी के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। ये सोचकर ही बानी को और ज़्यादा अपनी सीने से लगा लिया, मानो कह रहा हूँ कि आज से उसे कहीं जाने नहीं दे रहा हो। बानी को भी ये एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो वो भी यही चाहती हो। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छा गई और अगले ही पल तेज बानी को धीरे से अपने से दूर करके कहा, अरे हमरे पार्टी अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई है मेरी जान। वैसे आज मेरी क्वीन की बर्थडे है तो केक तो कटिंग भी होनी भी ही चाहिए ना। अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो कल सुबह ही हो जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी प्यारी सी लिटल होने वाली वाइफ की बर्थडे ऐसे ख़राब हो जाए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए पहले केक कटिंग करो, फिर बाद में हम ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे। ये सुन बानी के चेहरे पर शर्म और मुस्कान दोनों ही बिखर गए। ये देख तेजवीर मुस्कुराते हुए अपनी एक हाथों से कुछ इशारा किया, तभी दो सर्वेंट एक बड़े से खूबसूरत केक लेकर आ गए। तेजवीर बानी को लेकर केक के पास ले आया और केक कट करने का इशारा किया। बानी धीरे से आगे बढ़कर केक को कट करने लगी। तेजवीर बानी को बड़े ही प्यार से देख रहा था। वो बानी को देखने में इतना खो गया था कि वो भूल ही गया कि कितने देर से बानी अपनी हाथों में केक का एक टुकड़ा लेकर उसके मुंह के सामने करके खड़ी हैं। उसे ऐसे चुपचाप खड़ा हुआ देख बानी धीरे से बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? बानी की आवाज़ सुन तेजवीर थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं। इतना कहकर जल्दी से बानी के हाथ से वही केक के टुकड़े में से थोड़ा सा लेकर बानी को विश करते हुए खिलाने लगा। विश यू हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफी। ये सुनकर बानी की स्माइल और भी बड़ी हो गई। पिछले जन्म में जो सपना पूरा नहीं हुआ था वो सपना आज पूरा हो रहा था। दोनों एक दूसरे को केक खिलाने लगे। तभी तेजवीर अपने घुटनों के बल बैठकर अपनी जेब से एक बॉक्स को निकाला और उसे ओपन करके बानी के सामने कर दिया। हैप्पी बर्थडे माय क्वीन, विल यू मैरी मी? जब बानी ने ये सुना और तेज के हाथों में पकड़ा हुआ चीज़ को देखकर उसकी आंखों में आंसू ही आ गए, और साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कान भी। बॉक्स में एक बेशकीमती डायमंड से बना हुआ अंगूठी थी। बानी जल्दी से वो भी घुटनों के बल बैठकर तेज के गले लग गई। तेज भी उसे कसकर पकड़ लिया और वो रिंग को निकाल कर उसके उंगली में पहना दिया। आज सच में बानी बहुत ज़्यादा खुश थी, शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी, लेकिन तेजवीर अच्छे से जान पा रहा था कि आज सच में बानी बहुत ज़्यादा खुश है। उसको खुश देखकर वो भी खुश हो रहा था।
उसी वक्त एक खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग के म्यूजिक की आवाज़ आने लगी। बानी ने जब ये सुना तो वो थोड़ी चौंक गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। ये देख तेजवीर अपना एक हाथ बानी के सामने किया। बानी भी समझ गई कि तेजवीर उसके साथ डांस करना चाह रहा है। बानी भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया और उस खूबसूरत गाने पर दोनों धीरे धीरे डांस करने लगे। तेजवीर का एक हाथ बानी के पतले कमर पर था तो दूसरा हाथ उसके हाथों में। बानी भी तेजवीर के एक हाथ पकड़ी हुई थी तो दूसरे हाथ उसके कंधे पर। आज दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। दोनों ही डांस करते हुए कब वक्त बीतता चला गया पता नहीं चला। डांस करते हुए वो दोनों इतने करीब आ गए कि दोनों की सांसों की गर्माहट महसूस कर पा रहे थे। कब उनके इतने करीब प्यार में बदल गया दोनों को एहसास भी नहीं हुआ। तेजवीर धीरे से बानी की मुलायम गुलाबी होठ को चूमना शुरू कर दिया। बानी ये देख अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और वो भी खूब उसका साथ देने लगी। वो दोनों इतने देर से किस करे जा रहे थे कि दोनों की सांसें फूलने लगी थी। तेजवीर ने देखा कि बानी को कुछ ज़्यादा ही सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसने धीरे से उसे किस से दूर कर दिया। बानी को शर्म के वजह से उसका गाल लाल हो गया था। अपने शर्म को छुपाने के लिए जल्दी से तेजवीर के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। ये देख तेजवीर फिर से मुस्कुराने लगा। देखते देखते रात के 10 बज चुके थे। आज पहली बार दोनों को वक्त का पता ही नहीं चला था। तेजवीर ने टाइम को देखकर अपने जेब में से मोबाइल निकाला और एक बटन दबाकर वापस से अपने जेब में रख लिया। तभी चार और सवेंस ढेर सारे वैरायटी खाने के साथ वहां पर आ गए। तेजवीर बस एक इशारा कर दिया और सवेंस अपना काम करने लग गए। तेजवीर बानी को लेकर डिनर टेबल पर आ गया। टेबल पर सर्व की जाने वाले डिशेज को देखकर बानी हैरान हो गई। अलग अलग कंट्री के स्पेशल डिशेज उस टेबल पर मौजूद थी। बानी हैरानी से तेजवीर के ओर देखते हुए कहा, इतने सारा खाना। चैप्टर 62 टेक केयर। अलग अलग कंट्री के स्पेशल डिशेज उस टेबल पर मौजूद थी। बानी हैरानी से तेजवीर के ओर देखते हुए कहा, इतना सारा खाना। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम एंजॉय कर सकती हो। तेजवीर उसे प्यार से बच्चों की तरह पंपर करते हुए कहा तो बानी ये देख मुस्कुराने लगी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि पिछले जन्म में उसका लाइफ बहुत ही बुरा और दर्दनाक से गुजारा हुआ था। कभी भी वो अपनी जिंदगी में खुशी से नहीं जी पाई थी और ना ही खुलकर जिंदगी जी थी। हर कदम पर धोखा, नफरत, साजिश से ही घिरी हुई थी। ऊपर से वो एक बेवकूफ़ थी सो अलग जो हर कोई उसका फ़ायदा ले लेता था। नहीं तो बहुत बड़ी साजिश के शिकार हो जाया करती थी नहीं बल्कि हो गई थी। लेकिन इस जन्म में वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। उसको ये ज़िंदगी दोबारा मिली थी, ऐसे बर्बाद होने नहीं दे सकती थी। अपने पति और परिवार के साथ खुशी से जीना चाहती थी। साथ ही उन लोगों को उनके किए की बहुत ही भयानक सज़ा भी देना तो है। ऐसे कैसे जाने दे सकती थी वो। ये सोचकर ही बानी खुशी खुशी से तेज के साथ वक्त बिता रही थी। आखिरकार दोनों ही खाना भी अच्छे से कर लिए थे। तेज बानी की ओर देखते हुए कहा, और कुछ चाहिए तुम्हें? ये सुन बानी अपनी हैरानी से तेज को देखते हुए कहा, क्या और कुछ चाहिए? अरे बाबा, इतना सारा खाना खाकर मेरा पेट फटने को हो रहा है और आप कह रहे कि और कुछ चाहिए? नहीं, बस हो गया मेरा। बानी की ऐसे रिएक्शन देख तेज हंसते हुए कहा, ओके ओके ठीक है, चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। ये सुन बानी भी हाँ में सिर हिला दिया। बस कुछ ही दिन बचे हैं हमारी शादी में, फिर तुम मेरे साथ ही रहने लगोगी। जब तक तुम अपने आप को सेफली रहना, ठीक है? तेजवीर अपना ब्लेजर उठाते हुए कहा तो बानी बिना बातों को समझे ही हाँ में हिला रही थी कि तभी उसका दिमाग दौड़ने लगा। अचानक से वो चलते चलते रुक गई और तेज की ओर देखने लगी। तेजवीर ने देखा कि बानी उसके साथ नहीं आ रही है। उसने मुड़कर बानी को देखा जो उसे ही देखे जा रही थी। तेजवीर समझ गया कि बानी उसे ऐसे क्यों देख रही है। उसके करीब जाकर उसके गालों को सहलाते हुए कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है तुम कश्यप परिवार में सेफ नहीं हो। तेजवीर पहले से ही जान चुका था कि बानी कश्यप परिवार में सेफ नहीं है। बानी के पास रिकॉर्ड चेक करने से पता चला था कि बानी की जिंदगी कश्यप विला में बहुत बुरी तरह से बिता है। और ये भी पता चल गया था कि महेश बानी को एक चीज़ की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन असली कारण पता नहीं कर पा रहा था कि महेश ऐसा क्यों कर रहा है। बस अभी तक तो वो बानी के पैसे के लिए ही कर रहा था। इसके अलावा दूसरा कारण तेज को समझ नहीं आ रहा था। ये उसे जल्द से जल्द पता लगवाना था। बानी तेजवीर की बात सुनकर धीरे से अपना सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया। तेज उससे सीने से लगाते हुए कहा, डोंट वरी,
मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। इतना कहकर वो बानी की सिर पर चूम लिया। ये सुन बानी के आंखों से एक बूंद आंसू निकल आया। बानी और तेज दोनों ही होटल से बाहर निकल आए। सामने ढेर सारी गाड़ियां देखकर बानी झूठा एक्टिंग करते हुए बोली, OMG इतने सारे गाड़ियां। ये देख तेज हंसने लगा। गाड़ी में बैठते हुए कहा, हाँ लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, इन सबको जाने के लिए कह सकता हूँ। तेज की बात सुनकर बानी ने जल्दी से कहा, अरे नहीं, आपका सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बानी को तो अच्छे से पता था कि इतने सारे बॉडीगार्ड्स तेज की सेफ्टी के लिए है, और वो ये भी जानती थी कि तेज के दुश्मन बहुत ज़्यादा और किसी भी हालत में यही कहीं हो सकते हैं। इतना तो वो पिछले जन्म में जान चुकी थी। इस जन्म में जानना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस जन्म में मैं कभी भी तेजवीर से दूर तो नहीं भागूंगी, हर कदम पर उसका साथ ज़रूर दूंगी। इन सारे ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी तेजवीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या हुआ, किस सोच में खो गई? तेज की बात सुनकर ना में सिर हिला दी। वो तेज से कहती भी तो क्या कहती। सभी गाड़ियां एक एक करके आगे बढ़ गई। बानी खिड़की से बाहर देखते हुए अपने चेहरे पर रात की ठंडी हवा महसूस कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी हाथों में पहनी हुई रिंग पर गई। चांद के रोशनी में उसका चमक बहुत भी ज़्यादा चमक रहा था। ये देख बानी के हाथों पर बार बार मुस्कान आ रहा था। तेज जो इतनी देर से फ़ोन पर बात करने में लगा हुआ था, वो बीच बीच में बानी को देखे जा रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया की खुशी उसके साथ ही चल रही हो। इतना सुकून आज से पहले उससे कभी नहीं मिला था। इतने में ही वे लोग कश्यप विला पहुंच गए। बानी धीरे से दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकली। बस तेजवीर उससे गाड़ी से उतरते हुए देख रहा था। बानी मुड़कर तेजवीर को एक मुस्कान के साथ बाय कहा तो तेजवीर भी हल्की मुस्कान के साथ अपना एक हाथ उठाकर बाय कहा और धीरे से कहा, टेक केयर। हम बोलकर बानी अपनी कमरे की ओर चली गई। जैसे ही बानी तेजवीर के आंखों से उज्जल हुई, वैसे ही उसका चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गया। अब उसके चेहरे पर सीरियस और कठोर साफ दिखाई देने लगा था। तेजवीर राघव के ओर देखते हुए पूछा, जो मैंने कहा था वो किया तुमने? जी बॉस, राघव ने कहा। राघव कुछ पल चुप्पी के बाद आगे कहा, बॉस आपको पता है बानी मैडम जान को खतरा है, आप उनको क्यों नहीं बता देते? इस बात पर तेजवीर कुछ नहीं कहा, बस बानी गई हुई दिशा की ओर देखने लगा। इसी बीच 2 हफ्ते बीत गए। शादी का दिन भी करीब आ गया। तेजवीर चुपके से 2 बॉडीगार्ड्स को बानी के सेफ्टी के लिए लगा दिया था, जिसे अभी तक उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आया था। लेकिन घर में रूपाली पिया बानी को देखकर और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। अब कश्यप परिवार के लोगों से बानी की खुशी देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उनका तो सिंह परिवार के बड़े मिस्टर दामोदर को नाराज नहीं कर सकते थे, खास करके मिस्टर TS को। लेकिन महेश कहाँ चुप बैठने वाला था, उसका गंदी चाल तो चलना ही था, और किया भी वैसा ही। बानी को किडनैप करने का पूरी तरह से इंतजाम कर दिया था। यहाँ सिंह परिवार में शादी की तैयारी बड़े ही अच्छे से चल रही थी। तभी गौतमी और अरुणिमा कविता के पास आए और गौतमी बोली, माँ जी, क्यों न हम हमारे 1-2 लेडीज सर्वेंट्स बानी के पास भेज दे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कश्यप परिवार लोग बानी की हर एक रस्म अच्छे से करेंगे भी या नहीं। ऊपर से बेचारी बानी को तो कोई समझ भी नहीं है। अगर हमारे भरोसेमंद लेडीज सर्वेंट्स को भेजेंगे तो बानी को मदद मिल जाएगी। इसके बारे में तुम चिंता मत करो गौतमी बहू, वो सब तेजवीर देख लेगा। रही बात बानी को रस्म के बारे में समझाना, तो मैंने पहले से ही लीला को भेज दिया है। लीला सिंह परिवार के पुरानी और भरोसेमंद एक नौकरानी थी, लेकिन सिंह परिवार कभी भी उसे एक नौकरानी की तरह कभी नहीं देखा, बल्कि एक सदस्य ही की तरह देखते आ रहे थे। लीला भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बात इसको कमज़ोर बना देती थी, और वो थी गुस्सा। उसके सामने कुछ भी गलत हो रहा हो, वो उसी समय सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे दिया करती थी, जिसे इसको गुस्सैल औरत भी कहते थे। चैप्टर 63 शादी तो होगी। कविता की बात सुनकर गौतमी और अरुणिमा दोनों ही शांत हो गए। अरुणिमा हंसते हुए बोली, अरे वाह माँ जी, आप तो बहुत जल्द ही सबकी परेशानी समझ जाती है। कहीं आप मुझे ताना तो नहीं दे रही है ना? कविता भी हंसते हुए बोली। इन्हीं बीच ओमकार, दीपेंद्र और दामोदर घर के अंदर आते हुए दामोदर ने कहा, क्या बातें हो रही हैं भाई, हमें भी तो बताओ, थोड़ा हम भी सुन लेंगे। सभी घर के सदस्य की ध्यान दामोदर पर चली गई।
कविता ने दामोदर को देखकर कहा, कुछ नहीं, बस हम लोग तो शादी की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। वैसे तेजवीर कब घर आ रहा है? अरे भाग्यवान, हमें थोड़ी न पता है कि वो कब आएगा, कब जाएगा। वो जो करता है उसका दिल और दिमाग कहता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना। दामोदर इतना ही कहा था कि तभी घर के एंट्रेंस पर गाड़ियां रुकने की आवाज आई। सबकी ध्यान उस ओर चली गई। गाड़ी से उतरकर अपनी तेज कदमों के साथ अंदर आते हुए तेजवीर दिखाई दिया। उसे अंदर आता हुआ देखकर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तेजवीर चलकर सीधे कविता के पास चला गया और एक नज़र अपनी माँ गौतमी की ओर देखकर कविता से कहने लगा, दादी माँ, आपको सब पहले से ही पता था ना? ये सुनकर कविता अपनी नज़रों के चश्मा थोड़ा आंखों पर चढ़ाकर हल्की सी मुस्कुराने लगी और बड़े ही आराम से बोली, हाँ बिल्कुल, क्यों तुम अकेले ही इंटेलिजेंट और जीनियस नहीं हो गुड्डू? इस घर में एक और इंसान भी है। इतना कहकर वो अपने रेशमी साड़ी के पल्लू को ठीक करने लगी और कुछ पल चुप्पी के बाद फिर आगे बोली, और मुझे ये भी पता है कि इसके बारे में तुझे पहले से ही पता चल जाएगा, इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं बताया। ये सुनकर तेजवीर एक गहरी सांस लेकर कविता के बगल में बैठ गया। कविता भी बस खामोश थी और तेजवीर भी, लेकिन अगले ही पल दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दोनों की ऐसे हरकत देख दामोदर अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा, ये देखो भाई, हम सब ये सोच रहे थे कि दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। हमें लगा दोनों मिलकर किसी बहुत बड़ा मिशन सक्सेस की है, और अब इन दोनों की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम सब बेवकूफ़ होकर इन दोनों की नोट की देख रहे हो। नौटंकी? कौन सी नौटंकी, और कौन कर रहा है नौटंकी? कविता थोड़ी चिढ़ते हुए कहा। तो दामोदर ने कहा, तो फिर जो कोई भी बातें हो या सीक्रेट हमें क्यों नहीं बताते? सिर्फ तुम दोनों ही क्यों शामिल होते हो? कभी कभी हमें भी तो शामिल कर लिया करो। दामोदर की बातों में जलन साफ दिखाई दे रहा था। कविता के साथ साथ बाकी सभी लोग भी महसूस कर पा रहे थे। गौतमी को महसूस हुआ कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। थोड़ा माहौल को अच्छा बनाने के लिए दामोदर को समझाते हुए बोली, अरे नहीं पिताजी, वो शादी की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। वैसे माँ जी पहले से अंदाजा लगा लिया था कि तैयारी में क्या क्या होनी चाहिए, और आप ये भी जानते हैं कि बानी के साथ कोई भी नहीं है, इसलिए माँ जी ने लीला को बानी के पास भेज दिया है उसके साथ रहने। बस माँ जी ने ही ये सब किया है और इसके बारे में तेज को पता चल गई। ये सुनकर दामोदर सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा किया, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया है आपने, भाग्यवान। वो तो मैं हमेशा करती हूँ, बस अब जाकर आपको पता चला है। कविता थोड़ी इतराते हुए बोली। ये देख दामोदर सिर हिला दिया, मानो कह रहा हो, इनका कुछ नहीं हो सकता। कविता का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है, खुद खुश रहती थी और परिवार के बाकी सदस्यों को भी खुश रखती थी। परिवारों को जोड़कर रखना ही कविता का पहला प्रायोरिटी था। उनके कदम पर ही उनकी बहू अरुणिमा और गौतमी अब चल रहे थे, लेकिन तीसरी बहू इस नियम पर कभी खड़ी उतर सकी। कविता की तीसरी बहू गीता लालची, झगड़ालू, मतलबी किस्म की औरत थी। हालांकि गीता अभी तक परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं किया था, अभी तक परिवार के किसी भी सदस्य को दुख नहीं पहुंचाई थी, लेकिन बाहर के लोगों के सामने वो अच्छी तरह से अपना असलियत दिखा देती थी। अगर सामने वाला इंसान अपना मुंह गलती से भी खोल दिया तो ही गीता अपनी असलियत पर आ जाती थी, वरना ज्यादातर चुप ही रहती थी। हालांकि चुप भी इतनी आसानी से नहीं रहती थी, उससे चुप एक बात पर होती थी और वो था पैसा। अगर उसे पैसे मिल जाए तो वो अपने आप ही चुप हो जाती थी। ये बात पूरे घर वाले बड़े अच्छे से जानते थे। लेकिन गीता एक इंसान से बहुत ज्यादा डर जाती थी, और वो इंसान था तेजवीर। इसका कारण अभी तक खुद गीता को भी नहीं पता वो तेजवीर से क्यों डरती हैं, लेकिन सच में तेजवीर को देखकर उसका हाथ पैर कांपने लगते थे। ये बात घर वाले भी जानते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहते थे। उल्टा सभी को अच्छा लगता था, ताकि कोई तो है जो गीता को डरा सकता है। खैर, आगे तो पता चलेगा गीता कैसी इंसान है। अरुणिमा और गौतमी दोनों ही सारे तैयारी के बारे में बताने लगी। अरुणिमा बोली, माँ, हमें बानी के लिए सगुन का सामान तो ले लिया है, बाकी जो कुछ भी बचा है उन्हें लेना है। कविता बोली, क्या तुम दोनों ने बानी के साथ जाकर खरीदारी की थी? उसे पसंद तो आया ना? ये सुनकर अरुणिमा बोली, उसे पसंद तो बहुत आया, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आई। कह रही थी कि हम ही सारा शॉपिंग कर ले, इसमें इसको कुछ समझ ही नहीं आएगी। इसलिए मैं और गौतमी दोनों ने ही सोचा कि क्यों ना हम ही खरीदारी कर ले, इसलिए सारा शॉपिंग हमने ही किया है।
अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, कविता बोली। इन सारी बातें तेजवीर बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। दामोदर, ओमकार, दीपेंद्र और कमल तीनों ना के बराबर गेस्ट के नाम लिस्ट बना रहे थे। वही एकता किचन का काम देख रही थी। बाकी के मेंबर्स अपने अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। सिंह परिवार में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, तो दूसरी ओर कश्यप परिवार में कोई खुशी नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस दिखावे के लिए पूरे विला को कलर्स लाइट से और सजा दिया था। महेश और रूपाली के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें कोई भी खुशी नहीं है। वही बानी के साथ उसकी दोस्त शालिनी और लीला ही थी। जो कुछ भी काम हो तो दोनों मिलकर ही कर दिया करते थे। बानी के पिछले जन्म में ऐसा माहौल तो था, लेकिन आज जैसा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उस दिन बानी सही समय पर सिंह परिवार के सामने सच्चाई ला दी थी। महेश और रूपाली का सच्चाई सबके सामने आ गई थी। वही महेश और रूपाली के कमरे में पिया बैठकर गुस्से में तिल मिला रही थी। महेश, रूपाली और बुआ तीनों ही बार बार पिया को शांत रहने की सलाह दे रहे थे, लेकिन पिया तो मानो उसके अंदर हजारों शैतान उसके अंदर आ गई हो। उसके आंखें खून जैसे लाल हो चुकी थी, लेकिन ये पता लगा पाना मुश्किल था कि उसकी आंखें रोने के वजह से लाल हुई थी या गुस्से में जलने के वजह से। महेश और रूपाली पिया को शांत कराते हुए महेश ने कहा, तुम परेशान ना हो पिया बेटा, शांत रहो। शांत रहूं? क्यों शांत रहूं मैं? वो गंवार लड़की मेरा सब कुछ छीन ली है। मेरी शादी तेजवीर से हो रही थी डैड। इतने बड़े खानदान में मेरा सपना, मेरा सब कुछ छीन लाया है उसने। और आप कह रहे हैं कि मैं शांत रहूं? आज वो मेरी जगह पर खड़ी है डैड। इतना कहकर तेज तेज सांस लेने लगी। देखो बेटा, पहले तुम शांत रहो और मेरी बात सुनो। शादी तो होगी, लेकिन उसकी नहीं, तुम्हारी होगी तेजवीर के साथ। ये सुन पिया, रूपाली और बुआ तीनों हैरान होकर देखने लगे। महेश ने देखा कि तीनों ही उसे हैरानी से देख रहे हैं, तो बातों थोड़ी एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। शादी तो होगी, लेकिन उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी होगी। तुम बनोगी सिंह परिवार की बहू। ये सुनकर पिया की आंखें इतने देर से गुस्से के वजह से लाल थी, अब उसी आंखों में तारों की तरह चमक साफ दिखाई देने लगी। चैप्टर 64, अपनापन का एहसास। महेश के बात सुनकर पिया की आंखें इतने देर से गुस्से के वजह से लाल थी, अब उसी आंखों में तारों की तरह चमक साफ दिखाई देने लगी। एक बार फिर से उसकी दिल और दिमाग में आशा की किरणें जाग गई हो। रूपाली बुआ को भी खुशी तो हुई थी, लेकिन उनके मन में ये जानने के लिए जिज्ञासा होने लगी कि कैसे होगा। रूपाली ने तुरंत महेश से वही सवाल कर दिया, ये तो ठीक है, लेकिन ये सब कैसे होगा? आप करने क्या वाले हैं? महेश पहले रूपाली कत्यानी को देखा, अपनी चेहरे का भाव बदलते हुए अपनी दिमाग में चल रही प्लानिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया। शादी के दिन बानी किडनैप होगी और मैंने इसका सारा इंतजाम भी कर दिया है, और उसकी जगह पिया घूंघट में बैठ जाएगी। अगर सिंह परिवार को पता चल गया तो? रूपाली ने पूछा। ये सुन महेश एक शातिर मुस्कान दिखाते हुए कहा, अगर उन्हें पता चल भी गई तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। पिया और तेजवीर की शादी हो चुकी होगी। और रही बात बानी, अगर वो लोग बानी के बारे में पूछेंगे तो हम सब ऐसे दिखावा करेंगे जैसे हमें कुछ नहीं पता है। और हाँ, उस समय हम लोगों को थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा। ड्रामा? कौन सा ड्रामा डैड? कैसा ड्रामा करना होगा डैड, हमें जल्दी बताए। पिया ने कहा। तो उसकी बात पर महेश आगे कहा, ड्रामा ये है कि मैं और आपकी माँ दोनों ही दिखावा करेंगे कि हम दोनों तुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और गुस्से में आकर तुझ पर चिल्लाएंगे भी। लेकिन तुम गलती से भी गुस्से में मत आना, हो सके तो और ज़्यादा रोने की नाटक करना, मानो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा हो। और जब हम बानी के बारे में पूछेंगे तो तुम बस इतना कह देना कि वो किसी काम से बाहर जा रही थी और कुछ समय के लिए मुझे दुल्हन बनकर रहने के लिए कहकर चली गई, लेकिन वो कहाँ चली गई ये तुझे नहीं पता, और वो नहीं आए और मुझे यहाँ मंडप में लाकर बिठा दिया। बस इतना कह देना। महेश का इतना बड़ा मास्टर प्लान देखकर उसका तारीफ करना शुरू कर दिया। पिया बोली, अरे वाह डैड, आप तो कमाल है, इतना बड़ा और इतना अच्छा प्लानिंग मैंने सोचा नहीं था। ये सभी बातें सुनकर बुआ कातैनी बोली, ये सब तो ठीक है भैया, अगर तेजवीर बानी को ढूंढने निकला तो बानी उसे मिल गई और सारी सच्चाई बता दी तो क्या करेंगे भैया? ये सुनकर महेश ने कहा, उसका भी इंतजाम कर दिया है। जब मंडप में इसी बात को लेकर हंगामा होगी तो उसी समय हमारे एक नौकर आकर झूठी लेटर दिखाएगा।
उसमें साफ ये लिखा होगा कि वो अभी शादी करना नहीं चाहती थी। मुझे कुछ जॉब करके अपनी पैरों पर खड़ा होना है, ऐसा लिखा होगा। लेकिन बस ये दिखावे के लिए होगा। सच्चाई ये होगी कि मैंने कुछ गुंडे हायर किया है बानी को किडनैप करवाने। जब वो किडनैप हो जाएगी तो बाद में वो किसी और को मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जब पिया तेज की शादी के रस्में होती रहती हैं तब तक गुंडे बानी को लेकर शहर से दूर ले जा चुके होंगे, और यहाँ का माहौल को शांत होने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उसका दिल भी जो लेना है निम्मी के लिए। सच्चाई ये है कि बानी कुछ ही दिन की मेहमान है। महेश की बातें सुनकर बुआ रूपाली दोनों ही हैरान होकर देखने लगी। वही पिया की बात तो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रह रहा था। खुशी के मारे पागलों की तरह चहक रही थी। उसे इतना खुश देख वे तीनों के चेहरे पर हंसी आ गई। महेश के मास्टर प्लानिंग से अनजान बानी अपनी दोस्त शालिनी और लीला के साथ अपने कमरे में बैठकर शादी की तैयारी करने में लगी हुई थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस शादी से कितनी खुश हैं। हर एक चीज़ बहुत ही प्यार से देख रही थी। तभी लीला के फ़ोन पर कॉल आने लगी। लीला ने देखा कि ये कॉल सिंह मैंशन से है तो बिना देरी किए जल्दी से उठा लिया। बानी और शालिनी दोनों की ध्यान लीला के फ़ोन के तरफ चली गई। लीला कुछ मिनट बात करने के बाद बानी के पास चली आई और बोली, मैडम, दूसरी मैडम यानी कि आपकी सास और हमारी गौतमी मैडम जी कह रही है आज मेहंदी वाली आने वाली है। उन्होंने मेहंदी वाले को आपको मेहंदी लगवाने के लिए कह दिया है। शाम के 5 बजे यहाँ आती होगी। बानी ने जब ये सुना तो अपनी नज़रें आप में आप ही दोनों हथेलियों पर चली गई। उसे याद आता है पिछले जन्म में भी उसने मेहंदी नहीं लगवाई थी, और न ही किसी और के दिन में, और न ही इस नया जन्म में भी ये पहली बार वो अपनी हाथों पर मेहंदी लगवाने जा रही थी। बानी को किसी सोच में डूबा हुआ देख लीला उसे आवाज़ देते हुए बोली, मैडम जी क्या हुआ, आप किस सोच में डूब गई हैं? ये सुनकर बानी अपनी सोच से बाहर आती हुई बोली, आंटी सबसे पहले आप मुझे मैडम कहना बंद कीजिए। आप मुझे मेरे नाम से पुकारिए। ये मैडम कहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बानी की बातें सुन लीला थोड़ी हिचकिचाने लगी। उसको ऐसे हिचकिचाते हुए देख बानी शांत कराते अपनी दोनों हाथों से उसकी हथेलियों को पकड़ते हुए बड़े ही प्यार और विनम्र से कहने लगी, आंटी आप हमसे बड़ी है, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और अपना कहने वाला, इसलिए आप मुझे मेरी नाम से बुलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एक अपनापन महसूस भी होगा। बानी की बात सुनकर लीला भी थोड़ी भावुक हो गई। उसने अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है बानी बेटा, आज से मैं आपको आपके नाम से ही पुकारूंगी। ये सुन बानी मुस्कुराने लगी। वैसे लीला भी बहुत गरीब परिवार से आती थी। जब से वो सिंह मैंशन में काम करने आई थी तब से उसकी हालत उनके गरीबी की हालत में बहुत सुधार आने लगी, और लीला भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अब उनके परिवार एक खुशहाली जिंदगी जी रहे हैं तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सिंह परिवार है। लीला के परिवार के नाम पर सिर्फ उनके बूढ़े माँ बाप ही थे, और लीला आज तक बिना शादी किए ही एक सिंगल जिंदगी जी रही हैं। उसकी उम्र अब 40 के आसपास थी, लेकिन कभी भी वो अपने शादी के बारे में नहीं सोचा था। जब उसने बानी की बात सुनी तब उसे बानी से अपनापन जैसा एहसास होने लगा। बानी और लीला दोनों ही एक दूसरे के गले मिल गए। दोनों ने कुछ देर तक ऐसे गले मिलने के बाद एक दूसरे को अलग किया, और लीला सभी सामान जो बेड पर बिखरे पड़े हुए थे वे सारी चीजें समेटते हुए बानी से बोली, अच्छा बानी बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी कुछ ही घंटों में मेहंदी वाले आते होंगे। उसकी बात सुनकर बानी भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। चैप्टर 65 रस्में। लीला और शालिनी दोनों ने मिलकर बानी को अच्छे से तैयार करवा दिया था। बानी आज बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। बानी ने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन दोबारा एक बार फिर नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। ये देख बानी ने फ़ोन उठाकर देखा तो व्हाट्सएप पर तेजवीर के मैसेज आई हुई थी। ये देख बानी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल ही गया। अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके फ़ोन के स्क्रीन को ही देखे जा रही थी। उसको यूं चुपचाप एक ही जगह पर भूत की तरह खड़ी हुए देख शालिनी, जो कि उसकी साड़ी के प्लेट को ठीक कर रही थी, उसे बार बार आवाज़ देने पर भी बानी कुछ नहीं बोल रही थी, जिसे शालिनी चोरी चुपके से मोबाइल को देखते हुए बोली, ऐसे क्या आ गया जो मैडम को इतने आवाज़ देने पर भी कोई जवाब नहीं दे रही है, थोड़ा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है। शालिनी थोड़ी तेज और उसके कान में बोली थी, जिस वजह से एकदम से बानी चौंक गई और उसकी बातें सुनकर बानी थोड़ी हड़बड़ाते हुए बोली,
कुछ नहीं शालिनी, वो कंपनी का मैसेज था तो मुझे समझ नहीं आया, तो वही मैं ध्यान से पढ़ रही थी बस, और कुछ नहीं। जब बानी ये सब कह रही थी तब उसके चेहरे पर शर्म के वजह से उसका गाल टमाटर की तरह लाल हो गई थी। ये बात शालिनी भी नोटिस कर ली थी। उसने अपने मुंह से हल्के से सीटी बजाते हुए बोली, ओहो मैडम, आजकल एक मामूली कंपनी के मामूली नोटिफिकेशन भी तेरे चेहरे पर ऐसे शर्माने पर मजबूर कर दे रही हैं। अरे भाई, मुझे तो आज पता चला ये बात, और ये भी कि तुझे किसी के मुंह से रोमांटिक बातें सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, बस कंपनी के मैसेज ही काफ़ी है। बेचारे हमारे जीजू, उनका क्या होगा। उसका इतना ही कहा था कि एक बार फिर फ़ोन की नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। ये देख बानी मन ही मन कहने लगी, अरे यार, हद ही कर देते हैं ये भी, भला ऐसे बातें कौन करता है। और इतना कहकर शालिनी को देखने लगी, जो कि उसे चिढ़ाने वाले नज़रों से उसे ही देख रही थी। ये देख बानी फिर से मन में कहने लगी, अब ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है। बानी अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, अरे यार बस करो, मैं किसी और बातों पर मुस्कुरा रही थी बस, और कुछ नहीं। इसका मतलब साफ है, मेरा ध्यान किसी और बातों पर था और ना कि मैसेज पर, जिस वजह से कंपनी के मैसेज समझ नहीं आए। शालिनी कुछ कहती तभी बानी उसे रोकते हुए बोली, अरे अब बस भी करो, मैंने कहना फिर से लग गई, जाओ जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। इतना कहकर बानी से थोड़ी दूर आ गई और जो मोबाइल पर आई हुई तेजवीर की मैसेज को पढ़कर जवाब देने लगी, ये आपको कैसे पता चला कि मैं आज साड़ी पहनी हूँ, वो भी हरे रंग की, और आपको ये कैसे पता चला कि मेरे कमर पर एक काला तिल भी है, कहीं आप मुझे छुप कर देख तो नहीं रहे हो। आज बानी सच में हरे रंग के साड़ी, ब्लैक कलर का ब्लाउज पहनी हुई थी, जिसमें उसका गोरा बदन किसी सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहा था। वैसे बानी की खूबसूरती के आगे मोती भी फीका पड़ जाएं। मेकअप के नाम पर बालों को सिंपल सा जोड़ा बना लिया था ताकि बाद में मेहंदी लगाते वक्त उसे कोई भी परेशानी ना हो। होठों पर हल्की पिंक कलर की लिप बाल्म, आंखों में काजल, माथे पर हल्की सी सफ़ेद स्टोन वाली बिंदी, सिंपल लेकिन किसी खूबसूरत की देवी लग रही थी। यहाँ बानी भी जानना चाहती थी कि आखिर तेज को पता कैसे चली कि आज मैंने क्या पहना है, और सबसे बड़ी बात ये कैसे पता चली कि मेरे कमर पर तिल के बारे में। लेकिन वो ये सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो पूछ पाती तभी वहाँ पर लीला दो लड़कियों को लेकर बानी के पास चली आई। बानी को देखकर लीला बोली, अरे बानी बेटा, आ जाओ, मेहंदी लगवा लो, ये लड़कियाँ तुम्हें मेहंदी लगाएगी। बानी ने ये सुना तो वो जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और उसके साथ चली गई। लीला और शालिनी दोनों ही बानी के कमरे के बाहर पिछले बगीचे में बहुत ही खूबसूरत तैयार किए हुए थे। मेहंदी, हल्दी और संगीत, सभी रस्में वही होने वाली थी। ये सभी चीज़ें गौतमी और अरुणिमा कहने पर ही हो रहा था। लीला को साथ देने के लिए और कुछ सर्वेंट्स भी सिंह मैंशन से आए हुए थे, उसमें लेडी सर्वेंट भी थी। ज़्यादा कुछ खास लोग तो नहीं थे, लेकिन वहाँ जीतने भी मौजूद थे। बानी उसमें बहुत खुश थी, और क्यों ना हो, उसके साथ ये सारे रस्में उसके साथ जो हो रही थी, खास करके तेज के साथ उसकी शादी। संगीत गाने के लिए 4-5 औरतें भी आई हुई थी। कुछ औरत लीला पहले से ही जानती थी। शालिनी उनके गाने पर बड़े ही मज़े से डांस किए जा रही थी। उसके साथ एक और औरत भी साथ दे रही थी। वो औरत देखने में पतली दुबली लग रही थी, लेकिन उसके कपड़े से पता चल रहा था वो किसी अच्छा खासा अमीर परिवार से आती थी। बानी इन सभी रस्में को बड़े ही खुशी से एंजॉय करने में लगी हुई थी, इस बात से बेखबर कि तेजवीर के बॉडीगार्ड्स किसी के नज़र में आए बिना खाना बनाने वाले भेष में वही खाना बना रहे बावर्ची लोगों में शामिल जोकर थोड़ा बहुत काम में मदद कर रहे थे, साथ ही साथ बानी पर नज़र रख रहे थे, या यूं कह लो प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक बार फिर से बानी की मोबाइल पर एक और मैसेज आ गया। बानी ने देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तेजवीर एक किस के इमोजी के साथ लिखा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, खास करके हाथों पर लगी हुई मेहंदी। बानी ने अपनी एक हाथ से टाइपिंग करने लगी, क्या आप यही कहीं हैं? अगर है तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? और वैसे भी यहाँ तो कोई घरवाले भी नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि मेहंदी अभी पूरी नहीं है। सच बताइए, आप है कहाँ? अगर यही है तो प्लीज़ सामने आइए। इतना टाइप करके बहुत सारे स्माइलिंग इमोजी भेज दिया। दूसरी ओर सिंह विला में अपने कमरे में बैठा तेजवीर ये पढ़कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपने लैपटॉप पर सीसीटीवी के जरिए तेज बानी को देखे जा रहा था। उसके आंखों में बानी के लिए प्यारा साफ झलक रही थी। साथ ही अपने कानों में लगाए हुए ब्लूटूथ के जरिए अपने खास एक बॉडीगार्ड से बातें किए जा रहा था, जो वो बॉडीगार्ड इस वक्त बानी के घर पर ही था।
बानी अपना चैटिंग खत्म करके अपना ध्यान फिर से मेहंदी संगीत पर लगा दी। तभी उसकी नज़र दूर पर खाना बना रहे बावर्ची के बीच खड़ा एक शख्सियत पर पड़ी। बानी उस इंसान को देखकर पहचान गई कि वो इंसान कौन है। इस जन्म में वो इंसान अभी तक अनजान है, लेकिन पिछले जन्म में वो अच्छी तरह से जानती थी। चैप्टर 66 मेहंदी की रस्म। अपना चैटिंग खत्म करके जैसे अपनी नज़र ऊपर उठाए, उसकी नज़र दूर पर खाना बना रहे बावर्ची के बीच खड़ा एक शख्सियत पर पड़ी। बानी उस इंसान को देखकर पहचान गई कि थी वो इंसान कौन है। इस जन्म में वो इंसान अभी तक अनजान है, लेकिन पिछले जन्म में वो अच्छी तरह से जानती थी। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तेजवीर का राइट हैंड बॉडीगार्ड एडेन था। बानी एडेन को देखकर उसे ज़्यादा हैरान तो नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये जानकर कि तेजवीर उसके लिए अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर भेजा था। बानी को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बेचारी को ये नहीं पता कि तेज की नज़र उस पर ही टिकी है। यहाँ तेजवीर अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप के अंदर दिख रही बानी को ही देखे जा रहा था। तेजवीर बानी के पास एडेन के साथ साथ कुछ और भी बॉडीगार्ड्स को भेजा हुआ था। इसके अलावा उसने अपनी आदमियों को कहकर सीसीटीवी कैमरे को भी सेट करवा दिया था। जब से रस्में शुरू हुई है, तब से तेजवीर की नज़र बानी पर ही टिकी हुई थी। तेजवीर बानी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, पता नहीं क्यों बानी, मेरा दिल नहीं मान रहा है कि तुम वहाँ पर सेफ हो। मुझे बार बार ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तेरे जान का खतरा है। अगर ऐसा कुछ है तो आई प्रॉमिस कि मैं उन लोगों को जिंदा गाड़ दूंगा। इतना कहकर एक बार फिर अपना पूरा ध्यान बानी पर लगा दिया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तेजवीर को बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा था। तभी तेजवीर के कमरे का दरवाज़ा नोक होने की आवाज़ आई। तेजवीर अपनी सीरियस टूने में कहा, कम इन। भाई, आपको दोनों बड़ी माँ बुला रही है, भाविनी अंदर आते हुए बोली। तेजवीर एक नज़र भाविनी को देखा, फिर हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है भाई, इतना कहकर भाविनी जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। कश्यप विला। यहाँ बानी की मेहंदी पूरा होने को आया था। लीला, जो कि सारी तैयारियां देख रही थी, थोड़ा समय के लिए फ्री होकर अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर यहाँ वहाँ देखने लगी, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। तभी उसकी नज़र बानी पर पड़ी और जल्दी से बानी के पास आकर मेहंदी लगाने वाली से कहने लगी, अच्छे से लगाना मेहंदी, ठीक है। ठीक है मैडम, दोनों लड़कियां मेहंदी लगाते हुए बोली। लीला की ऐसे ऑर्डर देते हुए देख बानी हंसते हुए बोली, आंटी ये देखिए, कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन। लीला बानी के दोनों हाथों को देखते हुए बोली, अरे वाह, सच में बहुत बढ़िया डिज़ाइन लगाई है, दोनों बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनकर बानी मुस्कुराने लगी और आगे बोली, आंटी आप भी लगा लीजिए। मैं कैसे बेटा, बहुत सारा काम है, उन्हें तो देखना पड़ेगा ना। लीला बोली, आंटी आपको काम को देखना है और मेहंदी तो हाथों में लगती है, और वैसे भी आंटी मेहंदी बस आधे घंटे में सूख जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बानी छोटी बच्चे की तरह कहने लगी। उसे ऐसे कहता देख लीला की मन पैसिच गया और हंसते हुए बोली, ठीक बेटा, मैं लगा लेती हूँ, पहले तुम्हारा पूरा तो हो जाए। मेरा तो हो गया, बानी ने कहा। वो दोनों लड़कियों को इशारा करते हुए बोली, अब जल्दी से आंटी को भी लगवा दीजिए। दोनों लड़कियां भी हाँ में सिर हिला दिया। बानी यहाँ वहाँ नज़र घुमाए और वो जिसे ढूंढ रही थी वो इंसान नाचने में इतना मग्न था कि बानी आवाज़ देने पर भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। शालिनी, शालू, ये पागल लड़की शालू। तभी उसी ग्रुप में एक औरत की नज़र बानी पर पड़ी जो हाथ हिला हिला कर शालिनी को बुला रही थी। वो औरत भी समझ गई कि बानी किसे बुला रही है। उसने आगे जाकर शालिनी को बताया कि बानी उसे बुला रही है। शालिनी पीछे मुड़कर देखा तो सच में बानी उसे बुला रही थी। शालिनी नाचते हुए बानी के पास चली आई। क्या हुआ मेरी जान, मुझे क्यों बुला रही थी? ओए बुद्धू लड़की, चल जल्दी से हाथों में मेहंदी लगवा ले, आंटी का भी मेहंदी पूरा होने को आया है। बानी शालिनी को बैठने का इशारा करते हुए बोली तो शालिनी झट से लीला के बगल में बैठते हुए बोली, ठीक है। वही अपनी बालकनी में खड़ी होकर पिया ये सब देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर आज गुस्सा, जलन कुछ नहीं था तो सिर्फ शैतानी मुस्कान। अपने मन में कहने लगी, अरे बानी, जितना भी खुशी मनानी है मना लो। क्या पता ये खुशी दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आएगी भी या नहीं, क्योंकि तुम तो 2-3 दिन की मेहमान जो हो बाद में भगवान के पास चली जाएगी ना।
बेचारी बानी, इतना कहकर वो अपने कमरे में आकर जोर जोर से हंसने लगी। और अगले ही पल वो कुछ सोचकर जल्दी से रूपाली के पास आकर बोली, माँ, मुझे भी तो मेहंदी लगवानी है ना। ये सुनकर पहले रूपाली अपनी बेटी को देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है बेटा, अगर तुझे मेहंदी लगवानी है तो लगवा लो। अपनी माँ की बात सुन एक नौकरानी को बुलवाया और उन दो मेहंदी लगाने वाली लड़कियों को बुला कर आने को कहा। वो नौकरानी भी हाँ में सिर हिलाकर वहां से मेहंदी लगने वाली को बुलाने चली गई। पिया भेजी हुई नौकरानी बानी के पास आती हुई बोली, बानी जी, पिया मैडम को भी मेहंदी लगवाना है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मेहंदी लगाने वाली लड़कियों को बुलाकर आने के लिए कहा है। उस नौकरानी की बात सुनकर पहले बानी कुछ सोचा, फिर हाँ में गर्दन हिला दिया। अब तक शालिनी का भी मेहंदी पूरी हो चुकी थी, इसलिए बानी को भी कोई भी एतराज़ नहीं था कि बाद में कोई लगाए या ना लगाए, इसके बारे में नहीं सोचा और वो लड़कियां भी बानी को हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली गई। लीला, शालिनी और बानी तीनों ही कुछ देर तक वहीं बैठी रही। लीला के मोबाइल में एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। ये देखकर लीला जल्दी से बानी से बोली, बानी बेटा, तुम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं कुछ ही देर में खाना लेकर आती हूँ। बानी हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। बानी अच्छे से समझ गई थी कि लीला के मोबाइल में किसका मैसेज आया था, किसी और का नहीं बल्कि तेजवीर का ही था। तेजवीर को भी पता था कि अब बानी के हाथों में मेहंदी है तो वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी और वो अब इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी। बानी, शालिनी और लीला खाना खा के सो गए थे। अगले दिन हल्दी की रस्म में शुरू होने वाली थी। वही तेजवीर अपनी कमरे में बैठकर अभी भी बानी पर नजर रखा हुआ था। साथ ही कश्यप विला में तेजवीर के बॉडीगार्ड्स अपने भेष बदल कर आने के वजह से अभी तक किसी को भी शक नहीं हुआ था। हालांकि बानी और लीला के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि उनके सेफ्टी के लिए तेजवीर के बॉडीगार्ड्स उनके साथ है, जिस वजह से बानी और लीला दोनों ही बेफिक्र थे। वही एडेन हर एक अपडेट तेजवीर को दे रहा था। चैप्टर 67, हल्दी की रस्में में साजिश। आज हल्दी की रस्म होने के वजह से लीला और शालिनी दोनों ही जल्दी उठकर सभी चीजें की तैयारी देख रही थी। तभी एक बार फिर से लीला की फ़ोन बजने लगी। लीला ने देखा कि छोटे बाबा नाम से फ़ोन आ रहा है। छोटे बाबा कोई और नहीं बल्कि तेजवीर ही था। लीला तेजवीर को प्यार से छोटे बाबा कहकर ही बुलाती थी, क्योंकि जब लीला पहली बार सिंह परिवार यानी रॉयल पैलेस में आई थी तब एरिस और तेजवीर ही छोटे बच्चे थे। इतने बड़े परिवार में बस दो ही छोटे बच्चे होने के वजह से एरिस को बड़े बाबा और तेज को छोटे बाबा नाम से बुलाने लगी थी। लीला को ऐसे बुलाने पर कभी भी एरिस हो या तेजवीर दोनों कभी भी गुस्सा नहीं हुए थे, बल्कि दोनों ही लीला को अपने से बड़े होने के वजह से बहुत ही रिस्पेक्ट करने लगे थे और लीला भी उनके रिस्पेक्ट की हकदार भी थी। लीला सिंह परिवार में एक सर्वेंट तो थी, लेकिन सिंह परिवार के हर एक मेंबर्स उनको एक फैमिली मेंबर की तरह देखने लगे थे। लीला ने जल्दी से कॉल उठाकर कहा, हेलो छोटे बाबा। तेजवीर ने कहा, आंटी, सब ठीक चल रही है ना? हाँ बाबा, सब ठीक चल रही है। बानी क्या कर रही हैं आंटी? तेजवीर ने थोड़ी धीमी आवाज में पूछा। वही लीला बिना ज्यादा सोचे ही जवाब दिया, बानी बेटा तो सो रही हैं बाबा, आप कहे तो जगा दूं? नहीं नहीं, उसे सोने दो। वैसे आंटी आपको पता है क्या करना है, सीधे शादी के वेन्यू पर बानी को लेकर आ जाना है, तेजवीर ने कहा। तेजवीर की बातें सुनकर लीला जल्दी से हाँ में भरती हुई बोली, ठीक है छोटे बाबा, हम पहुंच जाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। ठीक है। इतना कहकर तेजवीर बिना आगे कुछ कहे या सुने कॉल काट दिया। लीला अपनी फ़ोन को जल्दी से साइड पर रख दिया और आगे की तैयारियां करने लग गई। इसी बीच 2 घंटे बीत गए। लीला जल्दी से बानी के पास आकर उसे उठाने लगी। बानी बेटा जल्दी उठो, कितना समय हो गया है, आज तुम्हारी हल्दी है बेटा, उठ जाओ जल्दी, वरना हमें देर हो जाएगी वेन्यू पहुंचने में। ये सुनकर बानी अपनी आंखें झट से खोली और जल्दी से बेड से उठकर बैठ गई। लीला के तरफ देखते हुए अंगड़ाइयां लेने लगी। बानी को ऐसा करता देख लीला मुस्कुराते बोली, अरे वाह, आपकी मेहंदी तो कितना अच्छा रचा है, बहुत ही ज्यादा गहरा रंग रचा है, हम आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। बानी ये सुनकर शर्माते हुए बोली, क्या सच में आंटी? हाँ बिल्कुल, चाहो तो आप ना शादी के बाद आजमा के देख लेना, लीला बानी को छेड़ते हुए बोली। लीला की बात सुनकर शर्मा कर बाथरूम की ओर भाग गई।
तभी शालिनी जल्दी से अपने हाथ में जास्मिन की फूल एक बड़े से थाली में लाते हुए लीला से कहने लगी, आंटी, सिंह परिवार से 2 सर्वेंट्स आए हैं हल्दी लेकर, और वो कह रहे हैं वे लोग आपसे भी मिलना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं जाकर आती हूँ, लेकिन ये बताओ ये फूल, लीला की बातों को बीच में काटते हुए बोली, अरे आंटी, ये फूल मुझे तो कोई रघव नाम का लड़का आकर देकर गया है। ये सुनकर लीला को समझ नहीं आई कि शालिनी किसके बारे में बात कर रही। लीला के चेहरे पर कंफ्यूज देख शालिनी बोली, अरे आंटी, वो फूल वाला का नाम राघव है, उसी ने ही कहा था कि ये फूल बानी मैडम को देना है, इसलिए मैंने ही उसके हाथ से ले आई हूँ। लीला को अभी भी कंफ्यूज थी कर शालिनी की बात को समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि सिंह परिवार के तरफ से हल्दी आई है। ये सोचकर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। लीला जब हल्दी लेने बाहर हॉल में से होते हुए मैन दरवाजे की ओर जाने लगी, तभी उसकी नज़र बुआ कात्यायनी पर पड़ी। कुछ सेकंड उसको देखकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि कुछ याद आते ही अचानक से वहीं पर रुक गई, और जल्दी से उसकी नज़र कात्यायनी के हाथ में पकड़े हुए हल्दी की थाली पर पड़ी। ये देख लीला को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि अगर उसका बस चले तो उसका सिर फोड़ दे, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके कात्यायनी के सामने आकर रुक गई और बिना कुछ कहे ही उसके हाथ से एक ही झटके में हल्दी का थाली लेकर वहां से चली गई। कात्यायनी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। लीला के ऐसे बर्ताव से वो एकदम से हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। कात्यायनी अपनी चेहरे पर मुस्कान लिए रूपाली के पास पहुंच गई। रूपाली जो इस वक्त पिया के साथ बैठकर कुछ बातें करने में लगी हुई थी। पिया बेटा, तुम ये ज्वेलरी पहनो, एक ज्वेलरी के सेट निकालकर पिया के सामने रखते हुए रूपाली बोली। जैसे ही पिया ने वो ज्वेलरी देखी, उसकी आंखों में चमक ही आ गई। पिया जल्दी से अपने हाथ में ज्वेलरी का बॉक्स लेते हुई बोली, अरे वाह मॉम, ये तो बिल्कुल उस गंवार बानी के हार जैसा ही लग रहा है। ये सुन रूपाली हंसते हुए बोली, क्यों, तुम अपनी हाथों में मेहंदी बानी के जैसे लगा सकती हो तो ज्वेलरी क्यों नहीं पहन सकती। ये सुनते ही दोनों माँ बेटी हंसने लगी। मॉम, काश बानी का शादी का जोड़ा भी मेरे पास होता। सिंह परिवार ने कितना खूबसूरत से वो शादी का जोड़ा बनाकर भेजा है। सच में मॉम, मुझे ना बानी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मॉम, वो जोड़ा करोड़ों में होगा, क्योंकि वो जोड़ा हीरे से बना है। पिया के आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। तभी कमरे में कात्यायनी आते हुई पिया से बोली, कोई बात नहीं लाडू, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। पिया अपनी बुआ की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। क्या बात है बुआ, आप क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, और आप क्या लेकर आए हैं ये तो दिखाए। पिया अपनी बुआ की बात पर सवाल करते हुए पूछा। हालांकि रूपाली भी कात्यायनी की बातों का मतलब नहीं समझी थी। बुआ अपनी पीछे से एक कटोरी निकालकर सामने करते हुए बोली, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, सिंह परिवार के तरफ से आई हुई हल्दी। ये देख पिया के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे, खुशी, शर्म, कभी कभी चेहरे पर बड़ी सी हंसी, मानो सच में उसी की ही शादी हो रही हो। रूपाली जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कात्यायनी से पूछने लगी, ये तुम्हें कहाँ से मिली, कहीं इसके बारे में बानी को तो पता नहीं चला ना। अरे नहीं भाभी, वो महारानी को अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन लीला ने देख लिया जो मेरे हाथ में हल्दी की थाली पकड़ी हुई, कात्यायनी बोली। क्या? रूपाली और पिया दोनों एक साथ ही चिल्ला पड़े। ये सुनकर कात्यायनी बोली, अरे मुझे कटोरी में निकलते वक्त नहीं देखा, बल्कि हल्दी की थाली लेकर उनके ही कमरे ही और जाते हुए देखा लिया था बस, और उस नौकरानी को कोई भी शक नहीं हुआ मुझ पर। कात्यायनी के बात सुनकर दोनों ही एक राहत की सांस ली। कात्यायनी फिर आगे बोली, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया है जिसे बानी को जीना हराम कर देगी। रूपाली कात्यायनी की ओर देखते हुए बोली, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो उसका जीना हराम हो जाएगी। मैंने उस हल्दी में खुजली वाली केमिकल मिला दिया है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगेगी। पूरे शरीर को खुजलाते खुजलाते वे तीनों बातें ही कर रहे थे। उसी समय बानी के कमरे में बानी नहाकर बाहर आई। तभी अचानक से बानी के नाक में जास्मीन फूल की खुशबू महक आ गई। जैसे ही मोगरे की स्मेल ली थी, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने पहले देखा कि शालिनी जैस्मिन का फूल से गजरा बना रही थी। उसको ऐसा करता देख अपनी गीली टॉवल जो हाथ में पकड़ के रखी हुई थी साइड पर रखते हुए बोली, ओए तू क्या कर रही है, और ये फूल किसने दिया।
शालिनी गजरा बनाते हुए बोली, वो फुलवाला राघव आकर तुम्हारे लिए देकर गया है और मैं तुम्हारे लिए गजरा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेश है ना। शालिनी की बातें सुनकर लीला की तरह ही बानी भी कंफ्यूज में पड़ गई। चैप्टर 68 बानी पहुंची शादी के लोकेशन पर। शालिनी की बातें सुनकर लीला की तरह ही बानी भी कंफ्यूज में पड़ गई और मन में बुदबुदाने लगी, फूलवाला राघव। बानी अपनी मन में 2-3 बार बड़बड़ाने के बाद अचानक उसको याद आता है और कंफर्म करने के लिए अपना फ़ोन लेकर तेजवीर को एक मैसेज टाइप कर दिया, आपने राघव को यहाँ भेजे थे क्या कुछ देने के लिए? आपने कमरे में बैठा तेजवीर जो फाइल में डूबा हुआ था अपनी मोबाइल के मैसेज नोटिफिकेशन के वजह से अपनी नज़र फाइल से हटाकर देखा तो बानी का मैसेज देखकर जल्दी से देखकर रिप्लाई कर दिया, हाँ मैंने जैस्मिन का फूल भिजवाया था। बानी ये बढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और आगे टाइप करने लगी, आपको कैसे पता मुझे यही फूल बहुत पसंद है? तेजवीर ये पढ़कर जवाब देते हुए लिखा, मुझे मेरे वाइफ का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो तुम्हारे पसंद के बारे में हो या नापसंद के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये भी है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। बानी ये पढ़कर शर्माते हुए एक स्माइलिंग इमोजी सेंड कर दिया। शालू, तुझे पक्का यकीन है कि जो इंसान फूल देने आया था वो फूलवाला राघव था या फिर कोई और राघव था? बानी शालिनी के साथ थोड़ा मजाक करते हुए पूछा तो शालिनी बेफिक्र से बोली, हाँ बाबा वो फूलवाला ही राघव था, वैसे उसने खुद कहा था कि मैं राघव हूँ, बानी मैडम को फूल देने आया हूँ, तो साफ साफ पता चलता है कि वही तो फूलवाला राघव है। इतना कहकर अपनी सिर नीचे करके गजरा बनाने में लग गई। वही बानी शालिनी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। तभी कमरे के अंदर लीला आई, उसके चेहरे पर गुस्सा और चिड़चिड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी। ये देख बानी लीला के पास आती हुई बोली, क्या हुआ आंटी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, कुछ हुआ है क्या? बानी की सवाल सुनकर लीला एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोली, वो जो तुम्हारी बुआ है ना, मेरा मतलब है मुंह बोली बुआ, ये हल्दी की थाली उसके हाथ में थी, पता नहीं अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो वो इस हल्दी के साथ क्या छेड़खानी कर बैठती। ये तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर रहते हुए उसके पास पहुंच गई और बिना देरी किए जल्दी से हल्दी की थाली लेकर आ गई। लीला और शालिनी दोनों ही बात पर ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं लिया था, लेकिन बानी के दिमाग में शक ज़रूर पैदा कर दिया था। उसने अपनी गहरी नज़रों से उस हल्दी वाली थाली को देखा, फिर उसको हल्के से अपनी उंगलियों से छूने लगी। लीला और शालिनी को उस पर शक ना हो जल्दी से ध्यान को भटकाती हुई बोली, अरे आंटी, उन लोगों के पास इतनी हिम्मत कहाँ जो आप होते हुए वो लोग अपनी मनमानी करे। उन लोगों को अच्छे से पता है अगर कोई गड़बड़ किए तो आप ज़रूर सिंह परिवार को बता दोगी और उसका परिणाम क्या होगा उन लोगों को अच्छे से पता है, इसलिए इतनी हिम्मत उनके पास नहीं है, आप शांत रही है। बानी ये सब कहते वक्त अपनी उंगलियों से हल्दी पर फिराने लगी थी ताकि हल्दी अदला बदली हो जाए, और हुआ भी वैसा ही। बानी ने हल्दी को अदला बदली करवा दिया था। केमिकल वाली हल्दी अब पिया के पास रखी कटोरी में थी और शुद्ध हल्दी की पेस्ट बानी के पास आ गई थी। बानी अपनी सिक्स सेंस से पता लगा लिया था एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये जानकर बानी भी अपना काम बड़े ही आराम से कर दिया था। बेचारे उन लोगों को क्या पता बानी अब पुरानी बानी नहीं थी, और बानी ये भी अच्छे से जानती थी कि कुदरत ने जो उसको शक्ति दी है उसे कैसे, कब, किस तरह समय पर इस्तेमाल करनी है ये भी अच्छे से जान चुकी थी। उसकी महादेव ने कहा था कि शक्तियों को गलत इस्तेमाल ना करे, वक्त को नजाकत समझते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। यही बात बानी के दिल और दिमाग में घर कर गई थी। देखते देखते हल्दी की रस्म भी खत्म हो गई। शाम के 6 बजे शादी के मंडप में पहुंचना था तो लीला और शालिनी जल्दी से तैयार करवा दिया था। हालांकि तैयार करने के लिए ब्यूटी सैलून से लड़कियां आई हुई थी। जब बानी अपनी शादी के जोड़े में तैयार होकर खड़ी थी, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर वहां पर मौजूद हर एक लड़की हैरान थी। सबसे ज्यादा तो लीला और शालिनी थी, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। वही पिया के कमरे में हल्दी की पेस्ट लगाने के वजह से उसका पूरा शरीर लाल दाग से यानी रासिस से भर गया था। पिया बार बार बंदरों की तरह अपनी शरीर को खुजलाए जा रही थी। ये देख रूपाली जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। कुछ देर तक डॉक्टर के चेकअप होने के बाद बोले, लगता है इनको किसी केमिकल से एलर्जी हुआ है जिस वजह से ऐसी हालत हुई है इनकी। मैं कुछ ऑइंटमेंट देता हूँ, आप उनको अपने शरीर पर लगा लीजिए और कुछ मेडिसिन भी देता हूँ जिससे आपको जल्दी से आराम मिल जाए।
इतना कहकर डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख कर रूपाली को देकर चला गया। वही पिया की बुआ परेशान में खड़ी होकर देख रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। शादी का मुहूर्त होने को आया था। लीला और शालिनी दोनों बानी को शादी के वेन्यू पर ले जाने के लिए बानी के पास आते हुए लीला बोली, सच में बेटा तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, आपको किसी की भी नज़र ना लगे। लीला की बातों पर बानी बस मुस्कुराने लगी। लीला आगे बोली, अब चलो चलते हैं बेटा, टाइम हो चुका है, फिर हमें लोकेशन पहुंचने में और देर ना हो जाए। बानी अपना हाँ में सिर हिलाकर कमरे से बाहर तीनों निकल जाती है। बानी हर एक कदम के साथ उसकी पिछले जिंदगी में शादी के दिन हुआ हर एक घटना को याद आने लगा। इसी दिन ही पिया बहुत ज़्यादा खुश थी, साथ ही अपनी पूरे घमंड के साथ ही वो अपनी शादी के वेन्यू पर जा रही थी। वही बानी चुपचाप पिया की हर एक बात मान रही थी। पिया अपनी हर एक चाल को कामयाब बनाते जा रही थी, वो भी किसी को शक हुए बगैर। जैसे पिया अपना कपड़ा पहना था, बिल्कुल वैसा ही शादी के जोड़े जैसे दिखने वाली ड्रेस बानी भी पहनी हुई थी, वो भी पिया और रूपाली के कहने पर। फर्क इतना था, पिया के शादी का जोड़ा जो सिंह परिवार ने भेजी थी उसका कीमत करोड़ों में था, तो वही बानी का कुछ हजारों में। सच में पिया और रूपाली अपनी चाल को कामयाब बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। और रहे महेश की, तो उसका किडनैप करवाने की प्लानिंग कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद वही इंसान उसी गड्ढे में गिरता है। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। किडनैप होने वाला था बानी का, लेकिन आखिरी में हुआ पिया का। बाप का करतूत अपनी बेटी की किडनैप करवा के चुकानी पड़ी थी, वो भी जाने अनजाने में, लेकिन हुआ वही जो महादेव ने चाहा था। बानी को ये भी याद आया कि तेजवीर के साथ साथ महादेव ने मुझे हर मुसीबत से बचाते हुए आए थे, लेकिन आखिरी में मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से रूपाली की बातों में आकर उस पहाड़ी पर चली गई थी। उसका अंजाम ये हुआ कि मेरी जान गंवानी पड़ी थी। बानी अपने पिछले जन्म की आज की दिन को याद करते हुए जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए जा रहे थे। इन्हीं यादों में बानी कब अपनी शादी के लोकेशन पर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। बानी पहले अपनी नज़र हर तरफ घुमाई। ज़्यादा भीड़ लोग तो नहीं थी, लेकिन जितने भी वह पर मौजूद थे वे सभी बड़े घर वाले, नामी गिरामी खानदान से बिलोंग करते थे। बानी लीला और शालिनी के साथ आगे बढ़ते हुए जा रही थी, तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पर खड़ी पिया रूपाली और बुआ कात्यायनी पर पड़ी। वे भी बानी को देखे ही जा रही थी, लेकिन उनके चेहरे से ये पता लगा पाना मुश्किल था कि उनके मन में क्या चल रही है। तभी रूपाली कुछ मेहमान के सामने नाटक करती हुई बानी को बड़े ही प्यार से कहने लगी, देखो आज मेरी बड़ी बेटी कितनी खूबसूरत दिख रही है, तुम्हें किसी की भी नज़र ना लगे। इतना कहकर अपनी आंखों का काजल थोड़ा लेकर बानी के कान के पीछे लगाने लगी। वहां पर मौजूद लोगों जब पता चला कि बानी कश्यप परिवार की बेटी है, तो वहां पर मौजूद लोग कश्यप परिवार से जलने लगे। लेकिन बानी चुपचाप बिना कोई हाव भाव के खड़ी होकर रूपाली का नाटक को देखने लगी, वो भी मन ही मन रूपाली की ड्रामे पर हंसे जा रही थी। चैप्टर 69 पिया हुई किडनैप। अब बानी और लीला को रूपाली का ये नाटक और देखा नहीं जा रहा था। लीला जल्दी से बानी के सामने आकर बोली, ठीक है मिसेस कश्यप, आप ये सब बातें बाद में कीजिएगा, हमें देर हो रही है, जाना होगा। वो ना, आपको तो पता है सिंह परिवार को देरी करना या देरी होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी बात को ख़त्म करके बानी को वहाँ से लेकर चली गई। वही रूपाली लीला की बातें सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से जलने लगी थी, लेकिन फिलहाल के लिए शांत रहना ही बेहतर समझकर चुप हो गई। रूपाली पीछे मुड़कर अपनी बेटी की ओर देखा, जो वो भी गुस्से के वजह से उसका चेहरा काला पड़ चुका था। रूपाली अपनी बेटी के पास जाकर खड़ी हो गई और धीरे से पिया के कान में कहने लगी, तुम गुस्सा मत हो, बस शांत रहना, आपके डैड ने कहा है ना, वो जरूर करेंगे। ये सुनकर पिया अपने आप को शांत करते हुए हाँ में सिर हिला दी। वही लीला बानी को लेकर एक प्राइवेट कमरे में आ गई। बानी बेटा तुम थोड़ी देर तक यहीं पर आराम करना, मैं जाकर बाकी के तैयारी देखती हूँ। मुझे लगता है इतने में ही पूरे सिंह परिवार भी आते होंगे। बानी भी लीला की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर जाकर बेड पर बैठ गई। बानी की शादी एक लक्सूरियस विक्टोरिया होटल के पास में एक बड़े से गोल्डन टेम्पल यानी गणेश जी के टेम्पल में रखे हुए थे। आने वाले कुछ मेहमान नवाजी करने के लिए उनके ठहरने के लिए विक्टोरिया रेस्टोरेंट में बुक करवा गए थे। बानी अब उसी लक्सूरियस होटल में ठहरी हुई थी।
महेश और रूपाली कुछ मेहमानों को वेलकम करने में लगे हुए थे, हालांकि बस ये दिखावे के लिए था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनकी नज़रों में ये शादी उसकी बेटी पिया की होने वाली थी, तो वो लोग मेहमान नवाजी करना बनता ही था। लेकिन लोग तो वही समझ रहे थे जो उनके नज़रों के सामने दिखाई दे रही है। बानी की शादी होने के वजह से कश्यप परिवार बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन हकीकत कुछ और ही था। रूपाली अपनी आंखों के इशारों से कह रही हो, क्या वो गुंडे लोग आ गए? महेश भी रूपाली का इशारा अच्छे से समझ गया। वो अपनी आंखों से सब ठीक होने का इशारा कर दिया। ये देख रूपाली एक राहत की सांस लेकर दोबारा मेहमान से बातें करने लगी। महेश अपनी फ़ोन निकालकर थोड़ी दूर एक कोने में जाकर खड़ा होकर उन्हीं गुंडे लोगों में से मैं लीडर को कॉल करके कहने लगा, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी से भेजे हुए लोकेशन पर पहुँचो, क्योंकि अभी तक सिंह परिवार नहीं पहुँचे हैं। अगर एक बार वो आ गए तो बाद में ये काम करना मुश्किल हो जाएगा। उन लोग आने से पहले ही दुल्हन को उठा लो। मैंने फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेज दिया है। तुम लोगों के आने का रास्ता पिछले सर्वेंट्स एंट्री से करनी होगी, उसके लिए मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। समझे? ये सुनकर सामने वाला बस एक ही शब्द ठीक है बोलकर कॉल काट दिया। कुछ ही मिनटों में वे गुंडे महेश कहे हिसाब से उसी सर्वेंट एंट्री के रास्ते से अंदर आ गए। लीडर अपनी मोबाइल में बानी का तस्वीर देखकर अपने आदमियों को बानी के तस्वीर दिखाकर कहा, जाओ जाकर इस लड़की को उठा लो, समय नहीं है हमारे पास। इतना कहकर वे लोग बिना कुछ बोले जल्दी से अपना काम करने में लग गए। महेश ने रूपाली के कान में कुछ कहा, जो ये सुनकर रूपाली अपना गर्दन हाँ में हिलाकर जल्दी से बानी के कमरे की ओर चली गई। बानी की कमरे के पास आकर डोर को खटखटाने लगी। शालिनी ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने रूपाली को खड़ा देखकर थोड़ा दरवाजे के सामने से साइड होते हुए बोली, आंटी आप आइए। रूपाली अपनी चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए अंदर आकर बोली, वो बानी बेटा, पंडित जी कह रहे थे कि दुल्हन के हाथ से पूजा की थाली सजानी है, इसके लिए तुम्हें नीचे मंदिर में जाकर ये काम करना होगा। तुम साथ में चलोगी ना बेटा? बानी को अच्छे से पता चल गई थी कि रूपाली का प्लानिंग क्या है। ये वही घटना एक बार फिर से हो रहा था, लेकिन रूपाली को क्या पता बानी के पिछले जन्म में भी उसकी किडनैप नहीं हुई थी और आज यानी इस जन्म में भी नहीं होने वाली थी। ये सोचते हुए बानी मन ही मन बहुत खुश भी थी और मुस्कुरा भी रही थी। आज उसकी किसी भी हालत में शादी तो होगी ही, साथ ही उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। रूपाली कहने पर बानी पूजा की थाली तैयार करने चली गई। उसके साथ साथ शालिनी भी जाने लगी। ये देख रूपाली को थोड़ा डर और परेशान हो गई। जल्दी से शालिनी को रोकते हुए रूपाली बोली, शालिनी बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो क्या है ना, मैंने कुछ प्रसाद बनवाया है, वो सभी पंडित को देने जाना भी है, लेकिन एक और इंसान की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी प्लीज़? रूपाली की ऐसे बातें सुनकर एक नज़र बानी की तरफ डाली, जो अपनी आंखों से हाँ का इशारा किया। ये देखकर शालिनी भी मान गई और रूपाली के साथ चली गई। बानी आगे जाकर वो उसी कमरे में छुप गई जहां पिछले जन्म में राघव बानी को धमकी देने के लिए यानी तेजवीर से शादी करने का ऑफर लेकर आया था और आखिरी में कोने में बना एक कमरे में लेकर आया था। आज भी बानी वही कमरे में आकर छुप गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब थोड़ी ही देर में वे गुंडे इसी कॉरिडोर से होते हुए स्टोर रूम के तरफ जाएंगे। और बानी को पूरा यकीन था कि पिया ऋषभ के साथ इस वक्त स्टोर रूम में है। बानी ने जो सोचा था बिल्कुल सही निकला। स्टोर रूम में पिया दीवार से सटाकर खड़ी हुई थी और ऋषभ उसे पागलों की तरह चूमे जा रहा था। पिया उसे हल्के से धक्का देते हुए बोली, ऋषभ अब बस भी करो, कोई आ जाएगा और मुझे इस वक्त अपने कमरे में होनी चाहिए, नहीं तो मुझे ढूंढते हुए मॉम डैड या बुआ कोई भी आ सकता है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो पिया? प्यार मुझसे करती हो ना, और शादी उस इंसान से कर रही हो जो तुम प्यार नहीं करती। ऋषभ पिया को चूमते हुए कहा। ऋषभ मेरी बात सुनो, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। ये जो मैं कर रही हूँ हम सब की भलाई के लिए कर रही हूँ। एक बार मैं सिंह परिवार की पोता बहू बन जाओगी ना, हम सब की जिंदगी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम अपनी कंपनी को और ज़्यादा ऊंचाई तक ले जा सकते हो, डैड के कंपनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी और हम सब की जिंदगी सबसे ज़्यादा ऊंचाई राइस खानदान में शामिल हो जाएगा। बानी अपनी लालची भरी नज़रों से ऋषभ को देखते हुए बोली। बानी की बात सुन ऋषभ की आंखों में चमक आ गई और पिया के होठों को चूमते हुए कहा, लेकिन बेबी मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? तुम तो जानती हो तुमको छुए बिना मुझे नींद नहीं आती।
तुम तो जानती हो ना मेरी जान, ऋषभ ने कहा। वो अभी भी पिया को भूखे भेड़ियों की तरह चूमे जा रहा था। बानी भी उसका साथ देते हुए बोली, ऋषभ तुम परेशान मत हो, हमारा ये रोमांटिक चलता ही रहेगा, अभी भी और शादी के बाद भी। वो आगे कुछ कह पाती तभी किसी चलने की कदमों की आवाज़ कॉरिडोर में सुनाई देने लगी। पिया जल्दी से हड़बड़ाती हुई अपनी कपड़े को ठीक करते हुए ऋषभ से बोली, ऋषभ तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, कोई इस तरफ आ रहा है। ऋषभ भी पिया की बात मानते हुए अपना कपड़ा और बाल ठीक करते हुए जल्दी से पीछे की दरवाजे से निकल गया। पिया अपनी कपड़े को ठीक करके दुपट्टे को सिर पर ओढ़ लिया ताकि जल्दी से उसे कोई भी ना पहचान सके। ऊपर से स्टोर रूम में थोड़ा सा अंधेरा होने के वजह से पिया का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और पिया को ये नहीं पता था कि उनके डैड और मॉम महेश और रूपाली बानी को फंसाने के लिए बानी को स्टोर की तरफ भेजे थे और साथ ही उन गुंडे को भी। तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा एक ही झटके में खोलकर कुछ गुंडे अंदर आकर देखा तो सामने घूंघट में खड़ी एक लड़की दिखाई दी। ये देख वे गुंडे ना आर देखा ना ताव जल्दी जाकर पिया जो कि सामने खड़ी थी उसकी पीठ गुंडे की तरफ होने के वजह से ना ही पिया उन्हें देख पा रही थी और ना ही वे गुंडे पिया को। बिना देरी किए काले कपड़े से पिया सिर पर धाका दिया। कुछ सेकंड पिया चटपटाने लगी और अगले ही पल पिया का शरीर शांत हो गई। पिया बेहोश हो गई थी जैसे महेश ने इंस्ट्रक्शन बताया था। पिछले की दरवाजे से पिया को लेकर वे गुंडे वहां से बिना देरी किए जल्दी से निकल गए। ये सब बानी अंधेरे कॉरिडोर में खड़ी होकर देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी से मुस्कान दिखाई दे रही थी। जो कुछ भी पिछले जन्म में हुआ था बिल्कुल वैसा ही आज भी हुआ था, फर्क इतना था कि आज वो आराम से खड़ी होकर पिया को किडनैप होते हुए देख पा रही थी। चैप्टर 70 तेजवीर पहुंचा मंडप में। पिछले जिंदगी में जो कुछ भी घटना हुआ था आज भी एक बार फिर से वही घटना बानी के इस जिंदगी में दोबारा हो रही थी। लेकिन इस बार बानी इन सब मुसीबत साजिश में नहीं पड़ने वाली थी। पिया को ऐसे किडनैप होते हुए देख मन ही मन में कहते हुए मुस्कुरा रही थी, जैसे करनी वैसे भरनी। पिया कसम से कसम खाकर कहती हूँ पिया, मैं इस जिंदगी में तुम्हें तुम्हारी औकात पर लाकर छोड़ूंगी। तुम्हारी जिंदगी को इतनी बद से बदतर बनाकर छोड़ूंगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगी कि तुमने मेरे से पंगा क्यों लिया। तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बाप को भी वही औकात दिखाऊंगी कि जो तुम्हारी औकात होगी, या यूं कहे कि दोनों की औकात बराबर की होगी, और मौत भी। ये बानी का वादा रहा, बानी का कसम रहा पिया, बानी का कसम से। बानी ये सब मन में कहते कहते कब वो तेजी से बढ़ते कदम के साथ कमरे तक पहुंच गई खुद उसे नहीं पता चला था। इस वक्त बानी को जो कोई भी देखता वो घबरा जाता। बानी के चेहरे पर गुस्सा, नफरत, आंखों में आंसू, दर्द भयानक लग रही थी। जल्दी जल्दी आने के वजह से उसकी सांसें फूल रही थी और अब जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था बानी के आंखों के सामने दोबारा रिपीट होने के वजह से थोड़ा तो डर लग रहा था, लेकिन डर से भी ज़्यादा उसको सांसें लेने में तकलीफ होने लगी थी। बानी अपने कमरे में आकर दीवार से अपनी पीठ टिकाकर खड़ी हो गई और अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही मुश्किल से वो अपने आप को नॉर्मल कर रही थी। कुछ पल बाद ऐसे तैसे करके अपने आप को संभालिया और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। रोने के वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था, जिसे उसके चेहरे का मेकअप थोड़ा फीका पड़ गया था। बानी कोई आने से पहले ही अपनी हुलिये को ठीक कर लिया, कोई भी लोग उसे ऐसे इस हालत में देख लिए तो शक न हो जाए। बानी अपनी चेहरे को ठीक करके सिर पर घूंघट ठीक से ओढ़ लिया और एक गहरी सांस लेकर जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी लीला अंदर आते हुए बोली, लो लड़के वाले भी आ गए। बानी बेटा तुम तैयार हो ना? लीला की आवाज़ सुनकर बानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपनी घूंघट से सिर को आधे चेहरे तक ढकते हुए बोली, हाँ आंटी मैं तो कब से तैयार हूँ। लीला भी बानी घूंघट को ठीक से उड़ाते हुए बोली, हम सच में बेटा तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो, ऊपर ये तेरा चेहरा ढकने से देखना छोटे बाबा को गुस्सा और चीड़ जरूर होगा। ये सुनकर बानी सवाल करते हुए बोली, वो क्यों आंटी, कहीं उन्हें ऐसे उड़ने से बुरा तो नहीं लगेगा ना? लीला हंसते हुए बोली, हम बुरा तो लगेगा क्योंकि उनकी इतनी खूबसूरत बीवी हो और किसी खास मौके पर उसका चेहरा ना दिखे तो होने वाला पति तो बेताब हो जाएगा ना, खास करके छोटे बाबा। लेकिन उनको तो शादी होने तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। इतना कहते ही दोनों हंसने लगी। वही रूपाली शालिनी के साथ किसी काम में बिजी होने का दिखावा कर रही थी।
वैसे रूपाली पिया को समझा दिया था कि जब शादी के मुहूर्त नज़दीक होगी तभी वो चोरी चुपके से बानी के कमरे में दाखिल होकर चुप जाना था और मौके को देखकर बानी जगह पर खुद घूंघट ओढ़कर बैठना था। लेकिन बेवकूफ़ पिया ऋषभ के साथ रोमांटिक करने में इतने मग्न हो गई थी कि रूपाली की बात को पूरी तरह भूल चुकी थी, साथ ही अब किडनैप भी हो चुकी थी। खैर, बुरा करने वाले के साथ भगवान कहाँ साथ देने वाला था। वही विक्टोरिया रेस्टोरेंट के बाहर एक बड़े से गार्डन के तरफ 100 मीटर दूरी पर एक खूबसूरत मंडप फूलों से सजाया हुआ था। साथ ही रंग बिरंगे लाइट्स के वजह से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उस जगह के आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स भी खड़े होकर आसपास के जगह पर नज़र रखे हुए थे। तभी रॉयल कई सारी गाड़ियां एक के पीछे एक लाइन बनाकर बड़े से गेट के अंदर आने लगे। उन गार्डन में मौजूद कई सारी मेहमानों की नज़र जब उन गाड़ियों पर पड़ी, सभी चेहरे पर हैरानी और आंखों में चमक थी, साथ ही कुछ जलन भी थी। वहीं रूपाली जो कात्यायनी और कुछ लेडी के साथ बातें कर रही थी। महेश जो कि कुछ बिजनेस लोगों के साथ अपनी जान पहचान बढ़ा रहा था। अचानक गाड़ियां आने के वजह से सबकी ध्यान उस तरफ चली गई थी। ये नज़ारा देखकर रूपाली और महेश का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था, क्योंकि आज उनकी बेटी इसी रॉयल परिवार में शादी होकर जाने वाली थी। सिंह परिवार अपने गाड़ियों से उतरकर मंडप के पास जाने के लिए आगे बढ़े। मेन गेट से लेकर मंडप तक रेड कारपेट बिछाए हुए थे और दाहिने बहिने की ओर अलग अलग रंग का फ्लावर से सजा हुआ था। शादी की सारी तैयारियां तो सिंह परिवार ने कर दी थी, क्योंकि उन्हें तो कश्यप परिवार के लोगों पर कोई ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, इसलिए लीला को पहले से ही सब कुछ समझा दिया था। और लीला भी बड़े अच्छे से सारी तैयारी कर चुकी थी और बीच बीच में अरुणिमा और गौतमी दोनों ही सब कुछ पहले काम कंप्लीट कर चुकी थी, जिसे अब उन्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ मिस्टर दामोदर और ओमकार, दीपेंद्र, बाकी सब परिवार एक साथ आते देख वहाँ पर मौजूद कुछ रिश्तेदार, बड़े बड़े अमीर घर के मेहमान और बिजनेसमैन सभी लोग सिंह परिवार से मिलने आ गए। वही कविता, गौतमी, अरुणिमा, गीता से मिलने बाकी सभी औरतें उनके पास चली आई, लेकिन वो औरतें कुछ कह पाती तभी कविता अपनी विनम्र से सबकी ओर देखते हुए बोली, आप सभी को मेरे और मेरे परिवार के तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच। यहाँ आने के लिए, हमारे खुशियों में शामिल होने आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई। कविता की बातें सुनकर कुछ लोग अपनी चेहरे पर मुस्कान लिए हाँ में सिर हिलाते हुए कविता की बातों पर रिस्पेक्ट के साथ अभिवादन किया, तो वही कुछ लोग तो नकली फेस पर मुस्कान लाते हुए चापलूसी करने लगे, लेकिन कविता और बाकी के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। गौतमी सब मेहमान के तरफ देखते हुए बोली, आप सभी फंक्शन को आराम से एंजॉय कीजिए, हमें मंडप के पास जाना होगा, पंडित जी बुला रहे हैं, मुहूर्त का समय होने को आया है। इतना कहकर सभी परिवार वाले मंडप के पास चले गए। तभी सबके कानों में पंडित जी की आवाज़ आई, शादी का मुहूर्त हो गया है, पहले दूल्हे को बुलाकर लाइए। ये सुनते ही एरिस तेजवीर को लेकर मंडप के पास आ गया और तेजवीर ऊपर जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। तेजवीर बैठते ही पंडित भी अपना श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। 10-15 मिनट के बाद पंडित की आवाज़ फिर से आई, अब दुल्हन को मंडप में बुलाकर लाइए। जैसे ही पंडित ने ये कहा, रूपाली एक ही झटके में महेश की ओर देखने लगी। महेश जो कि बार बार मोबाइल में नजर अड़ाए किसी के साथ चैटिंग कर रहा था, अचानक से वो भी अपना सिर ऊपर उठाकर पहले सामने मंडप की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें घुमाकर रूपाली के तरफ देखने लगा। आज दोनों के आंखों में खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। तभी गौतमी रूपाली को आवाज देते हुए बोली, मिसेज कश्यप, बानी अभी तक क्यों नहीं आए? आप थोड़ा जाकर देखकर आइए, इतना लेट क्यों हो रहा है? रूपाली कुछ कहकर वहां से जाती, तभी उन दोनों के साथ साथ सबकी नज़र सामने से चली आ रही घूंघट ओढ़ी हुई दुल्हन पर पड़ी। लीला बानी को लेकर मंडप के पास आ गई। वही दूर खड़े महेश, रूपाली और कात्यायनी दुल्हन के घूंघट में चली आ रही बानी पर पड़ी, जो कि ये लोग अपनी बेटी पिया समझकर खुशी से फूले नहीं संभाल रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कान दोनों ही छाए हुए थे। बानी को ले आकर तेजवीर के बगल में बिठा दिया। पंडित जी भी अपना आगे का श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। रूपाली और महेश दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे और उनके आंखों में खुशी का आंसू भी छलकने लगे थे। यहाँ शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी, तो वही दूसरी ओर हाईवे रोड पर एक ब्लैक कलर की वैन तेजी से आगे बढ़ रही थी। महेश उन्हें जो इंस्ट्रक्शन बताया था वे लोग वैसा ही कर रहे थे। 2 घंटे के अंदर उन्हें मुंबई से बाहर चले जाने का था, इसलिए फुल स्पीड से गाड़ी को आगे भगाए जा रहे थे।
और तो और कुछ ही घंटों में महेश बताए हुए लोकेशन पर भी तो पहुंचना भी था। वे गुंडे अभी तक पिया का चेहरा काले कपड़े में ढकने के वजह से नहीं देख पाए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रीबर्थ ऑफ इनोसेंट गर्ल।